शव दफन हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन हत्या की साजिश की गुत्थी अभी उलझी हुई है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर तीनों शूटरों के पीछे कौन था। तीनों शूटर 3 शहर से थे, तीनों का कनेक्शन कोई नहीं था। फिर एक मकसद से प्रयागराज कैसे पहुंचे। एक शूटर सनी सिंह का सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन है, लेकिन सस्पेंस बना हुआ है। अशरफ के आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी कयासबाजी तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि उमेश पाल हत्या के फरार आरोपी गुड्डू मुस्लिम ने कहीं खेल तो नहीं कर दिया। पुलिस को तलाश तो शाइस्ता की भी है और बाकी शूटर्स की। आईएसआईएस से मिले होने के शक भी गहराए जा रहे हैं, यानी कई एंगल हैं जिन एंगल्स पर अब आगे जांच चल रही है। अतीक को किसी बात का डर था क्या? कोई बहुत बड़ा खुलासा अतीक करने वाला था पूछताछ में, उसकी वजह से उसकी हत्या कराई गई? गैंग वॉर है ये या इसमें राजनीति है? बहुत सारे एंगल जो हैं वो दिख रहे हैं और जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन भी कर दिया गया है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। साथ ही साथ 2 महीने में ये पूरी रिपोर्ट जो है वो सामने रखी जानी है। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि ये दोनों ही यानी अतीक और अशरफ को आप एक ही हथकड़ी से बांध कर कैसे ले जाते हैं? अलग अलग हथकड़ी क्यों नहीं थी? और इससे पहले याद होगा अशरफ और अतीक को अलग अलग रखा जा रहा था। साबरमती जेल से जब लाया गया, बरेली जेल से जब लाया गया अशरफ को, दोनों को अलग अलग वैन में पेशी तक पहुंचाया गया। हर बार ये किया गया, लेकिन जिस दिन ये घटना घटी उस दिन अशरफ और अतीक जो है वो साथ में थे, एक ही हथकड़ी से बंधे हुए थे। और जिस तरीके से घटनाक्रम घटा है उस पर अब यूपी पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक भी फायरिंग पुलिस की तरफ से नहीं हुई, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। जब इन तीनों ने सरेंडर कर दिया उसके बाद पुलिस के जवान आगे बढ़ते और पीछे से इन 2 को पकड़ लेते हैं। इसलिए कई सवाल देखिए खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी कि आखिरकार ये साजिश है किसकी? क्या इसमें सीधे इन्वॉल्वमेंट गुड्डू मुस्लिम का है या और बाकी शूटर्स अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये शूट आउट करवाया है? अब कई सवाल है। एक रिपोर्ट भी तैयार की है, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, उन तक भी आपको लिए चलेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और आशीष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक वहां से मौजूद है। कुमार अभिषेक, कई एंगल सामने दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये आखिरकार 3 शूटर जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ये आखिरकार इन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया तो दिया क्यों? बिल्कुल अर्पिता, सवाल यही है कि आखिर ये तीनों जो हमलावर हैं ये तीनों इन्होंने एक ग्रुप कैसे बना लिया। सुंदर भाटी का जो से कनेक्शन की बात सामने आई है ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आई है, जिस बात को लेकर के लगातार हम भी लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये गुड्डू मुस्लिम का कनेक्शन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड्डू मुस्लिम ने मुखबिरी की हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड्डू मुस्लिम उस पूरे गैंग के मुखबिरी के पीछे रहा हो जिसका इशारा करना चाह रहा था अशरफ और बताते बताते वो ढेर हो गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। ये 3 लोगों के पास आखिर इतनी महंगी की जो ये 7 लाख की पिस्टल है वो पहुंची कैसे? कौन लोग हैं जिन्होंने की मुहैया असलहे इंतजाम कराए? निश्चित तौर पर ये इनके द्वारा स्वतः स्फूर्त दिया हुआ ये कांड नहीं है, ये तो सब जानते हैं। कोई ना कोई इसके पीछे है। कनेक्शंस सुंदर भाटी से लेकर के पानीपत तक पहुंच रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं। यह सब सच है, लेकिन आखिर इनको रीग्रुप कराने वाला, इन तक हथियार पहुंचाने वाला और इस हत्याकांड को अंजाम दिलाने वाला कौन था? दूसरी बात यह है कि इसमें आप देखें तो अतीक और अशरफ जैसे लोग मार दिए गए, अतीक का बेटा असद और गुलाम मार दिया गया, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी तक पकड़ में नहीं आया है। तो क्या गुड्डू मुस्लिम को लेकर के एजेंसियों के पास कोई खबर थी? क्या उसने मुखबिरी की है और क्या उसके मुखबिरी के बदौलत ही ये बड़ी बड़ी घटनाएं हो पाई जिसमें असद और गुलाम जैसे 2 नाम एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि अरशद इस मामले में कुछ बहुत अहम बोलने वाला था और बोलते बोलते वो मार दिया गया। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला निकल करके सामने आया है। अब ये जांच पूरी तरीके से जब आएगी सामने तब पता चलेगा। और एक और बात याद कर लीजिएगा अर्पिता, जो जब अरशद वो वापस प्रयागराज से जा रहा था बरेली जेल,
तब उसने हमारे सहयोगी को कहा था कि 2 हफ्ते के भीतर उसे एक अधिकारी ने बताया है कि उसे जेल से निकालकर मार दिया जाएगा। ये चीजें हुई हैं और उसके बाद एक बंद लिफाफा मुख्यमंत्री से लेकर जो न्यायाधीश है उन तक पहुंचेगा, तो बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल कुमार अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। श्वेता सिंह भी हमारे साथ है, जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ हैं, आशीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ है, सभी का रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें, अतीक अशरफ मर्डर केस में एक और अटकलों का बाजार गर्म है और अशरफ शूटर गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या कहना चाहता था, क्योंकि उसने गुड्डू मुस्लिम का नाम ही लिया था कि गोलियां चल गई। अतीक के आखिरी लफ्ज यही थे कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और इसके बाद उसकी हत्या हो गई। जनाजा हुआ था, जो आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको। मेन बात ये है जनाजा हुआ था, जो आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको। मेन बात ये है अतीक अहमद का भाई अशरफ इतना ही बोल पाया था कि ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। मेन बात ये है अशरफ जो कुछ कहना चाह रहा था वो जुबान में ही रह गया और 5 गोलियां लगने के बाद वो जमीन पर निढाल गिर गया। अतीक अशरफ के सनसनीखेज मर्डर के बाद अब चर्चा इस बात पर शुरू हो गई है कि आखिर अशरफ क्या कहना चाहता था। गुड्डू मुस्लिम को लेकर अतीक क्या खुलासा करना चाह रहा था? क्या अशरफ को थी गुड्डू मुस्लिम की जानकारी? क्या अशरफ बोलने वाला था अगला नंबर अब गुड्डू मुस्लिम का है? क्या वो गुड्डू मुस्लिम की फरारी पर कोई बात कहने वाला था, या वो गुड्डू मुस्लिम के गिरफ्त में होने की आशंका जताने वाला था, या फिर वो असद के एनकाउंटर में गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा कोई राज खोलने वाला था? अटकलें भी हैं कि शायद गुड्डू मुस्लिम के जरिए पुलिस असद तक पहुंचे। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है, लेकिन वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। शूट आउट के बाद आखिरी बार वो मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी के घर पर नजर आया था, जहां आयशा के पति अखलाक ने गले लगाकर उसका स्वागत किया था। उमेश पाल मर्डर केस में वायरल सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम झूले से बम निकालकर फेंकता नजर आ रहा है। अतीक गैंग में गुड्डू मुस्लिम का कोड नेम मुर्गी था। वो गैंग का भरोसेमंद शूटर माना जाता था। अतीक और अशरफ सुपुर्दे खाक हो चुके हैं और अब सारी निगाहें गुड्डू मुस्लिम को ढूंढ रहे हैं। अशरफ की अधूरी बात वही पूरी कर सकता है। आज तक ब्यूरो। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता सिंह हमारे साथ हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं, आशीष हमारे साथ हैं और पल पल की अपडेट अतीक से जुड़ी खबर की हम आप तक पहुंचाने। श्वेता, यहां पर बड़ा सवाल यही है कि जैसे अतीक ये कहता है कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, तुरंत गोली चल जाती है, तो ऐसा कौन सा राज था जो वो उगलने वाला था? कुछ बड़ा खुलासा क्या वो करने वाला था? कई ऐसे राज उसको पता थे जिसके बाहर आ जाने से कुछ लोगों को डर हो और इसलिए इस हत्याकांड को करवाया गया हो? देखिए, अभी जब दोनों को मार गिराया गया है, जब दोनों को उस गोलीकांड में दोनों की जान चली गई है, तो इसमें अभी अटकलें बहुत सारी उठेंगी। अब 2 नजरिए हो सकते हैं इसे देखने के कि अगर उसकी तरफ से ये कहा जा रहा था तो क्या मीडिया के सामने वो अचानक इतनी बड़ी चीज कहता, और अगर इतनी बड़ी चीज उसे कहनी थी तो क्या वो उसका पहला वाक्य नहीं होता बिना सवाल पूछे हुए भी? अगर पुलिस के सामने उसे कहना था तो शायद पूछताछ के समय या फिर उन अधिकारियों से बातचीत के समय कुछ कह सकता था। लेकिन इस संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि जो एक ऐसा एंगल रहा हो जो आने वाले दिनों में शायद हमारे सामने आए और बहुत अहम कड़ी इसकी साबित हो। जिस तरीके से अतीक और उसके भाई अशरफ को अचानक भीड़ भाड़ में मीडिया के कैमरों की आड़ लेते हुए मीडिया ही कर्मी बनकर गोलियों से भून डाला गया, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें सवाल तो खड़े करेगा। और अगर उसका अंतिम वाक्य वो था कि वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बोलना चाहता था और मेन बात यानी सबसे अहम बात अगर वो इसके साथ जोड़ रहा है, तो किसी भी तरीके से इस संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता अर्पिता कि शायद वो अपने गैंग के इस सदस्य के बारे में कोई अहम ऐसी जानकारी दे सकता था या फिर कोई ऐसी बात बोल सकता था जो कि इस पूरे घटनाक्रम में बहुत अहम हो।
बिल्कुल, और इसीलिए हर एंगल से अब जांच की बात भी कही जा रही है। और जितेंद्र बहादुर भी हमारे साथ हैं, आशीष भी हमारे साथ है। जितेंद्र बहादुर सिंह, अभी जिस तरीके की प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आ रही है उससे क्या नजर आ रहा है, क्या हो सकता है? और यहाँ पर पुलिस की भूमिका पर, इंतजामों पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक ही हथकड़ी से दोनों को बांधा गया। इससे पहले तो आप तमाम एहतियाती कदम उठाते हैं, आप अशरफ को और अतीक को अलग अलग वैन में लेकर आते हैं, अलग अलग रखते हैं, कोर्ट में पेशी भी अलग अलग करवाते हैं। लेकिन यहां जब आप मेडिकल करवाने पहुंचते हैं तो दोनों को साथ लाते हैं, न सिर्फ साथ, एक ही हथकड़ी से दोनों के हाथ बांधते हैं। बिल्कुल, इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि जब भी किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाना है तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेना होता है। लेकिन क्या पुलिस ने हथकड़ी लगाने के लिए कोर्ट से परमिशन लिया था या नहीं लिया था, इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं जिन शूटरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की है उसके बारे में भी पुलिस हर एक एंगल से जांच इस वक्त कर रही है। हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि पुलिस को इस बात का अब पता चल गया है कि पिस्टल कहां से सप्लाई हुई थी, जो शूटर हैं, और उसको उन लोगों ने जीरो इन कर लिया है, वहां तक उनकी पहुंच हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस ये तमाम चीजें तलाश कर रही है कि तीनों शूटर जो हैं, जो कि अलग अलग जिले के रहने वाले हैं, वो एक जगह इकट्ठे अगर हुए हैं तो किस तरह से और कैसे इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज जो अलग अलग जगहों पर, जो प्रयागराज वो पहुंचे तो उन तमाम रास्तों के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं और बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज उनके पास इस वक्त आ भी चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं और यहां की जो स्थिति आपको बताना चाहूंगा। मैं सीएम आवास के बाहर इस वक्त हूं। यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सीएम आवास के बाहर यहां पर पूरी तरीके से मौजूद है। जो सीनियर अधिकारी हैं अलग अलग महकमे के, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और अलग अलग जिलों की जानकारी उनको इस वक्त दे रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन इस वक्त है अलग अलग जगहों पर। और धारा 144 जो लगाई गई है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, वहां पर किस तरीके से पुलिस गश्त कर रही है इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और जानकारी बिल्कुल जितेंद्र, जैसी जानकारी आप दे रहे हैं, मुख्यमंत्री की एक और बड़ी बैठक आज हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर कैसे मजबूत हो, कैसे स्थिति पर नजर रखनी है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। अतीक हत्याकांड के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक, मुख्यमंत्री योगी की ये बैठक। अतीक हत्याकांड के बाद लखनऊ में योगी की सरकारी आवास पर यह बैठक है और जब से यह हत्याकांड हुआ तब से ही सभी अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन भी किया गया है जो 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। सुरक्षा वजहों से कार्यक्रम जो है वो रद्द करने का फैसला भी किया गया है और ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद है लगातार। श्वेता, ये महत्वपूर्ण बैठक, लगातार एक्शन में योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है, कैसे आगे हालात सही रहे, कई कार्यक्रम आज रद्द किए गए हैं इसी के तहत। नहीं, पिछले 2 दिन से यही देख रहे हैं अर्पिता। जिस दिन वो 10:30 बजे के बाद वो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से मुख्यमंत्री आवास पर सारे अधिकारियों के पहुंचने की शुरुआत हो गई। पूरी गहमा गहमी वहां रही। ये बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ पूरी रात मॉनिटर करते रहे उस सिचुएशन को, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यूपी जैसे संवेदनशील राज्य में कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी भी संवेदनशील इलाके में अचानक कोई हिंसा न भड़क उठे। इसीलिए धारा 144 और उसके बाद खास करके जो सुपर सेंसिटिव इलाके निर्धारित किए गए, वहां पर धारा 144 को और कड़ाई से उसका पालन कराया गया और पूरी तरह से नजर रखी गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस दिन हुआ या केवल कल हुआ, बल्कि आज भी ये जो क्रम है वो जारी है। किसी भी तरीके से, किसी तरह से भड़क कर कुछ हो न जाए, इसीलिए मुख्यमंत्री कल भी पूरे दिन 2-2 घंटे में अपडेट लेते रहे इन सारी चीजों की। और 2 घंटे में अपडेट लेने का मतलब ये नहीं कि जो बीच के 2 घंटे हैं उसमें वो कुछ नहीं करते, वो दूसरी और चीजों पर नजर रख रहे थे। देखिए, एक बड़ी चीज हो गई जब एनकाउंटर हुआ असद का और गुलाम का, उस समय भी राजनीति हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देने में उतना मुश्किल इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई थी। लेकिन जो उसके बाद हुआ अतीक अहमद और अशरफ के साथ हुआ, उस समय पुलिस की मौजूदगी में कुछ हमलावर, कुछ हत्यारे, कुछ अपराधी आकर गोली मारकर चले गए।
तो ये अलग चीज है कि आप उसको सही कहें या गलत कहें, लेकिन अगर हम कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देखते हैं, कानून व्यवस्था के हिसाब से देखते हैं, तो वो सही है नहीं। तो इसीलिए अव्वल तो वहां पर किस तरीके से न्याय हो, इंसाफ हो, और दूसरा ये कि कैसे शांति बहाल रहे। इसीलिए मुख्यमंत्री हर अधिकारी से लगातार मिल रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर अपने लगातार मेल मुलाकात उनकी चल रही है। कल भी रात तक ये सिलसिला जारी था, आज फिर सुबह से शुरू हो गया और उसके बाद अब फिर पुलिस के कुछ अधिकारी, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लगातार आकर उनसे मिल रहे हैं और जो प्रयागराज में अधिकारी हैं उनसे वो संपर्क साधकर उनसे लगातार अपडेट्स भी लिए जा रहे हैं। 31 मार्च को खत्म हुए कारोबारी साल 2022-23 में टैक्स कलेक्शन के मामले में बेंगलुरु ने हर किसी को हैरान कर दिया। देश की आईटी नगरी ने के तौर पर मशहूर ये शहर अब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मामले में दिल्ली में महज चंद कदम दूर है। देश का आईटी हब माना जाने वाला बेंगलुरु अब सरकार की झोली भरने में भी अपना दम दिखा रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की रफ्तार ऐसी बड़ी है कि इस मामले में ये दिल्ली को पछाड़कर दूसरे नंबर पे पहुंचने के लिए तैयार है। दरअसल 2022-23 के दौरान मुंबई से सबसे ज्यादा 4.95 लाख करोड़, दिल्ली से 2.07 लाख करोड़ और बेंगलुरु से 2.04 लाख करोड़ रुपए आयकर विभाग को बतौर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हासिल हुए हैं। ऐसे में मुमकिन है कि बेंगलुरु इस साल दिल्ली को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ सकता है। जब भी एक स्टार्टअप खुलता है तो सिर्फ स्टार्टअप टैक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, स्टार्टअप में काम करने वाले कई 100 और 1000 लोग टैक्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं और वो काफी वेल पेड होते हैं। अगर आप डेटा को भी देखेंगे तो बैंगलोर में इंडिविजुअल टैक्स का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इस स्टार्टअप ने अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया है। स्टार्टअप को विभिन्न टैक्स नियमों का पालन करना जरूरी है। इसमें नियमित टैक्स रिटर्न दाखिल करना और समय पे टैक्स का भुगतान करना शामिल है। इससे बेंगलुरु में स्टार्टअप क्षेत्र में टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास का शहर में पर्सनल टैक्स कलेक्शन पर भी प्रभाव पड़ा है। बेंगलुरु के टैक्स योगदान की रफ्तार में बीते 15 साल में जबरदस्त उछाल आया है। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बेंगलुरु ने 2007-08 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 32,692 करोड़ रुपए का योगदान किया था। वहीं 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 625% बढ़कर 2.04 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और दिल्ली से 47,639 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर आया था। मुंबई लिस्ट में भले ही काफी आगे हो, लेकिन कुल टैक्स में इसकी भागीदारी घट गई है। 2007-08 में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जहां मुंबई की हिस्सेदारी 37% थी, वहीं 2022-23 में ये घटकर 31% हो गई है। इसकी वजह है कि अब कंपनियां पैन इंडिया विस्तार कर रही हैं, जिससे उनके दफ्तर मुंबई के अलावा भी कई शहरों में खुल गए हैं। बहरहाल बात करें बेंगलुरु की तो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन बढ़ने में स्टार्टअप इकोसिस्टम का हाथ है, जिससे पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। ज्यादातर आईटी इंडस्ट्री बैंगलोर बेस्ड ही है, बैंगलोर में काम कर रहे हैं। इकोसिस्टम स्टार्टअप्स का भी वहाँ काफी अच्छा डेवलप हुआ है। स्टार्टअप्स की इनकम्स भी काफी अच्छी होनी शुरू हुई हैं, तो उसको चलते हुए बैंगलोर रीजन की टैक्स कलेक्शन नो डाउट कंपैरेटिवली बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही आईटी कंपनियों ने भी पिछले कुछ वर्षों में एडवांस टैक्स जमा करने की रफ्तार बढ़ाई है। इन्फोसिस और विप्रो सबसे ज्यादा एडवांस टैक्स देने वाली कंपनियों में शामिल है। अगर बाकी बड़े शहरों से मिले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पर नजर डालें तो 2022-23 में चेन्नई से 1.05 लाख करोड़ रुपए, पुणे से 91,973 करोड़ रुपए और हैदराबाद से 88,483 करोड़ रुपए मिले। इस तरह दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई की कुल हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर 44% हो गई। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भी बेंगलुरु का मॉडल अपनाकर अपना योगदान बढ़ाएं। इस कोशिश की वजह है कि 2007-08 में 2,368 करोड़ रुपए का योगदान करने वाले पटना 2022-23 में 15,000 करोड़ और लखनऊ 2007-08 के 2,246 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 13,823 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ऐसे में इन शहरों की ग्रोथ इनमें छिपी संभावनाओं का संकेत दे रही है। आज तक ब्यूरो। अतीक अशरफ पुलिस कस्टडी में मारे गए। जितने राउंड गोलियां चली तो उतने ही सवाल भी उठे और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके हुक्म से ये हुआ है। आका कौन था? क्या सियासी कनेक्शन है
या आतंकी या फिर हथियारों के सौदेबाजी का राज है? एक का तो कनेक्शन सुंदर भाटी गैंग से भी निकल रहा है। अतीक अहमद को गोलियों से किसने छलनी किया, इस सवाल के जवाब में सुंदर सिंह भाटी गैंग पुरानी दुश्मनी, सफेद पोश करीबी का डर, फरार आरोपी और पाकिस्तानी कनेक्शन का नाम लिया जा रहा है। इस फहरिस्त में सबसे पहले नाम सुंदर भाटी नाम के गैंगस्टर का है, जिस पर उंगलियां उठने की वजह जिगाना पिस्टल है, जिससे अतीक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। सूत्रों का कहना है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले सनी सिंह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी से कनेक्शन था। हमीरपुर जेल में बंद रहने के दौरान सनी सिंह सुंदर भाटी का करीबी हो गया था और जेल से छूटने के बाद सुंदर भाटी के लिए ही काम करने लगा था। अतीक और अशरफ की हत्या में इस्तेमाल जिगाना पिस्टल सुंदर भाटी से मिलने का शक है। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ जबरन वसूली, जमीन हड़प, अपहरण और हत्या समेत 100 से अधिक मामले दर्ज थे। पूरे यूपी में अतीक अहमद की दबंगई रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी पुराने दुश्मन ने इस वक्त को अतीक से बदला लेने का मुफीद वक्त समझा और उसकी हत्या कर दी। अतीक अहमद भले ही माफिया था, लेकिन उसके हरदल में चाहने वाले थे। प्रॉपर्टी के धंधे में अतीक के गैंग की पूरी पकड़ थी। अतीक अहमद अहमदाबाद की जेल में रहते हुए फोन से धमकियां देकर अपना राज चला रहा था। अतीक का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था, जिसमें वो एक प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद को पीटने की बात कहता है। इस कथित बातचीत में अतीक ने कहा था कि प्रधान का नाम लेने पर ही उसे गुस्सा आ गया और उसने जैद की धुनाई कर दी। हेलो, हाँ जैद। हाँ भाई, तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ। तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी, और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी, तो क्या तुम सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम, मतलब तुमसे हम तुम नहीं सुन लो। हाँ हाँ। हम फिर कह रहे हैं हाँ हाँ कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया और हाँ तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे के। हाँ 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 हाँ। लेकिन तुम आबिद किया शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे कि नहीं? न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम कायदे की बात कर रहे हो। और 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम आखिर अशरफ अतीक गैंग के भरोसेमंद गुर्गे गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताने जा रहा था। पिछले 30 सालों से अतीक गैंग के लिए काम कर रहा गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एसटीएफ को उसकी लोकेशन मिल चुकी है। आखिरी बार मेरठ में वो नजर आया था। मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई इखलाक के घर का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था। इसमें गुड्डू मुस्लिम साफ साफ नजर आया था। जुर्म की दुनिया में उतरने से पहले वो चिकन शॉप चलाता था। गुड्डू मुस्लिम को अतीक के गैंग में मुर्गी के नाम से बुलाया जाता था। वो हिस्ट्री शीटर श्री प्रकाश शुक्ल के साथ भी काम कर चुका है। गुड्डू मुस्लिम बाइक पर चलते चलते बम बांधने की कला में माहिर है। बम फेंकने में उसका कोई सानी नहीं है। ये देखिए, उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस वायरल वीडियो में गुड्डू मुस्लिम को आप सदे हाथों से इधर उधर बम मारते हुए देख सकते हैं। राजूपाल मामले में गवाह उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को प्रयागराज में 7 शूटर्स ने की थी। यूपी पुलिस ने इनमें से 4 का एनकाउंटर कर दिया है। वहीं 3 शूटर्स अब भी फरार हैं, जिसमें गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान शामिल हैं। अतीक अहमद और उसके भाई ने पूछताछ में पुलिस के सामने कई राज खोले थे। माना जा रहा है कि पूछताछ में दोनों ने फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान और शाइस्ता के बारे में जानकारियां दी। ये भी बताया
कि ये तीनों किस लोकेशन पर मिल सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या इन तीनों ने ही अतीक को खामोश कर दिया जो उन्हें पकड़वा सकता था? कुमार अभिषेक और समर श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। ये तीनों शूटर अलग अलग शहरों के थे, अलग बैकग्राउंड के थे, लेकिन सबका आपराधिक रिकॉर्ड था। जिस तेजी से गोलियां चली वो बिजली को मात देने वाली थी और एसटीएफ पुलिस के सामने इनके लिए कि धरे तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। 15 अप्रैल दिन शनिवार रात 10:35। अतीक अहमद जीप से उतरकर अभी 17 कदम चला ही था कि उसने कैमरे की तरफ मुंह करके कुछ कहना चाहा। कैमरे के फ्रेम में अतीक की बाईं कनपट्टी पर एक पिस्टल सटी और इसके बाद अगले 8 से 10 सेकंड में 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टलों से गोलियां बरसती रही और अतीक और अशरफ मारे गए। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के इस वीडियो की हर तरफ चर्चा है। लेकिन जितना ये मर्डर सनसनीखेज है, उतनी ही इस हत्याकांड के वीडियो में दर्ज 3 बातें। कैमरे पर हुए सत्याकांड से सिर्फ 40 सेकंड और 18 राउंड के बाद मौका वारदात पर मौजूद सकपकाई पुलिस के सामने अतीक अहमद और अशरफ की लाशें, 3 अनजान हमलावर और हत्या में शामिल हथियार था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर गोलियां बरसाने वाले तीनों युवकों के गले में मीडिया के फर्जी आई कार्ड थे और वो नारे लगा रहे थे, जिन्होंने बाद में सरेंडर कर दिया। लेकिन जिस हथियार को इन तीनों ने जमीन पर फेंका वो मामूली हथियार नहीं है। लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य, तीनों ही शूटरों ने एक ही पिस्टल से इस कत्ल को अंजाम दिया, जिसका नाम है जिगाना। जिगाना पिस्टल इससे पहले मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में आई थी। अतीक और अशरफ की तरह तब सिद्धू मूसेवाला ने भी मौकाए वारदात पर दम तोड़ दिया था। यानी इस पिस्टल की गोलियां जिस पर भी चलती हैं, वो चंद पलों का मेहमान होता है। इसीलिए चाहे अतीक अहमद हत्याकांड हो या फिर सिद्धू मूसेवाला, दोनों ही चर्चित हत्याकांड में दनादन फायरिंग का यही कारण था। यही बात है कि 9mm के इस पिस्तौल को भारतीय गैंगस्टरों की पसंदीदा हथियार के तौर पर माना जाता है, जिसे भारत में अवैध तरीके से लाया जाता है। इसकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए के बीच होती है, जिसमें ऑटोमेटिक फायरिंग पिन ब्लॉक भी होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर ही नहीं, इस जिगाना पिस्टल को आधिकारिक तौर पर मलेशियाई सेना, अजरबैजान सशस्त्र बल, फिलीपींस राष्ट्रीय पुलिस और यूएस कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करते हैं। जिगाना पिस्टल के चौतरफा इस्तेमाल की वजह इसकी शानदार हैंड ग्रिप है, जिसमें चलाने वाले का हाथ ठीक तरीके से बैठ जाता है। ये इसका लॉकर है, जिसे आप नीचे करते हैं तो ये पिस्टल लॉक हो जाती है, मतलब ट्रिगर बिल्कुल फ्री हो जाता है। जिगाना पिस्टल 204 मिलीमीटर लंबी, 138.55 मिलीमीटर ऊंची और 36.5 मिलीमीटर चौड़ी होती है। इसके बैरल की लेंथ 115 mm होती है। मैगजीन के साथ इसका वजन 900 ग्राम और बिना मैगजीन के ये 860 ग्राम वजनी होती है। तो अतीक को जिस हथियार से मारा गया उससे बचना नामुमकिन था, लेकिन सवाल ये है कि ये खतरनाक हथियार लो प्रोफाइल शूटरों के पास कैसे पहुंचा? तो फिर क्या किसी एक शख्स ने इन तीनों को इस वारदात के लिए सुपारी दी थी? कुमार अभिषेक और समर श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। अतीक को कुल 8 गोली लगी है, यानी कि शूटर उसे किसी हाल में भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि शूटरों का बयान है कि बड़ा माफिया बनने के लिए उन्होंने माफिया को मार डाला। उत्तर प्रदेश के नक्शे पर अगर देखें तो बांदा से 90 किलोमीटर दूर हमीरपुर से कासगंज की दूरी 300 किलोमीटर। जिन 3 शहरों के बीच दूरियों में कोई सीधा कनेक्शन नहीं, उन 3 जिलों से ताल्लुक रखने वाले तीनों शूटर का त्रिकोण कैसे किसने जोड़ा, ये हम आपको आगे इसी शो में बताने वाले। उससे पहले देखिए, अतीक को पहली गोली लवलेश तिवारी नाम के शूटर ने मारी, जिसने अपनी पिस्टल की नली सटाकर सीधे अतीक के सिर में गोली दागी। लवलेश तिवारी यानी वो शूटर जो कदम आगे पीछे करके फायरिंग करने में रत्ती भर भी नहीं डरा, जिसने चारों तरफ घूम कर अतीक और अशरफ पर फायर किए हैं। बांदा जिले का रहने वाला शूटर लवलेश तिवारी
12वीं तक पढ़ा लिखा है, 4 मामले में जेल गया, एक लड़की को थप्पड़ मारने के केस में भी जेल गया, नशे का आदी बताया जाता है। लवलेश के घर बांदा में पुलिस पहुंची, परिवार साधारण है, परिजनों से पुलिस ने पूछताछ की, परिजन क्या बताते हैं सुनिए। हमें कोई जानकारी नहीं है, न हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। का बड़ा भक्त था, भगवान का भक्त था, बहुत भक्त। भगवान मेरे साथ चाय पीता तो मेरा शंकर मोचन पहले शंकर मोचन दर्शन करके आता था, पहले दर्शन करने जाता था। हम नवसिया में रहता, सीताराम में रहता, गाता बजाता भी, मंडली में साथ ले जाती रही, पता नहीं इसको नसीब में क्या लिखा था। इतना परसवाती था, सबका बर्दाश्त करता था, अपना काम धंधा घर छोड़ के परसवार बहुत करता था। न जाने से किस्मत में क्या लिखा है, क्या नसीब में, समझ नहीं जाता। आखिरी बार कब आया था माता जी घर? 1 हफ्ते हो गए जब से गए, अंदर से कोई बातचीत नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ जाता है, सबका बर्दाश्त करता है। शूटर बेटे के 1 हफ्ते से फोन बंद होने की बात लवलेश की मां बताती है। क्या लवलेश 1 हफ्ते से अतीक अशरफ को मारने की प्लानिंग में जुट गया था? क्या लवलेश ही बाकी 2 शूटर तक संपर्क बनाने पहुंचा? दूसरा शूटर यानी पुलिस की गिरफ्त में बाएं से बैठा पहला वाला, जिसका नाम है अरुण मौर्य, वो अरुण जिसने अपने कंधे पर बैग टांग रखा था हमले के वक्त, जिसने गोली चलाने के तुरंत बाद पुलिस के सामने हाथ उठाकर सरेंडर किया। इसकी क्राइम कुंडली ये है कि कासगंज का रहने वाला अरुण उर्फ कालिया ट्रेन में लूट के वक्त सिपाही की हत्या का आरोपी है। 2014 में अरुण ने छोटी उम्र में जीआरपी जवान की हत्या की थी, हत्या के आरोप में जेल गया। जेल से बाहर आने के बाद जुर्म की दुनिया में अपने पैर जमाने लगा। लूट, रंगदारी और हत्या के प्रयास के केस अरुण के खिलाफ दर्ज है। कम उम्र में ही इस शूटर के माता पिता का निधन हो चुका है, जिसके घर वाले दावा है कि पुलिस के आने से पहले घर में कुंडी बंद करके फरार हो गए। लेकिन अतीक को मारने वाला तीसरा शूटर भी दोनों शूटर की तरह पकड़ा गया। नाम है सनी। हमीरपुर का सनी, इस पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत 14 केस दर्ज है। दावा है कि इसका संबंध कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी से रहा है। तीनों शूटर की कुंडली आपने देख ली। दावा है कि प्रयागराज में इन तीनों ने 48 घंटे पहले से कमरा बुक करा के रखा था, लेकिन प्रयागराज की पुलिस न पहले इन शूटर को खोज पाई, न बाद में अतीक और अशरफ पर गोली चलाने से रोक पाई। बीते 1 साल से ईएमआई में बढ़ोतरी से परेशान लोगों को इस साल ईएमआई में कमी से राहत मिल सकती है। महंगाई दर में कमी बने रहने के अनुमान के बाद उम्मीद है कि इस साल ब्याज दरों में आधा से 0.25% तक कमी हो जाएगी। खाने पीने के सामान के दाम कम होने से मार्च में रिटेल महंगाई दर घटकर 15 महीने के निचले स्तर पर आ गई। इस गिरावट के मायने हैं कि लोगों को अब सामान खरीदने पर कम खर्च करना पड़ रहा है। खासकर उनका रसोई का बजट तो इस गिरावट के बाद कम हो गया है। लेकिन महंगाई दर में इस कमी से लोगों को ईएमआई में कमी का तोहफा भी मिल सकता है। दरअसल रिटेल महंगाई दर के 6% से कम रहने पर आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाने का फैसला नहीं करना होगा। अगर ये लगातार 6% से कम रहेगी या फिर आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक 5% के भी नीचे चली जाती है तो फिर आरबीआई रेपो रेट घटा सकता है। आरबीआई ने 2023-24 में रिटेल महंगाई दर के 5.2% पर रहने का अनुमान जताया है। रेपो रेट में कमी आने पर बैंक भी ब्याज दर घटाएंगे, जिससे ईएमआई में कमी आ सकती है। तो एक तरह से देखेंगे तो एज अ कंज्यूमर जो है लोगों को राहत मिली है लगातार बढ़ते हुए होम लोन या पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से, और ये जरूरी भी था क्योंकि एक बहुत ही टफ दौर से गुजर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी, और उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी है, जहाँ पे कि कई सारे बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस में आकर के कई बैंक्स फेल हो रहे हैं और कई इंस्टीट्यूशंस को जो है कंटिन्यूड दे आर बीइंग मर्ज्ड विथ लार्जर इंस्टीट्यूशन, ताकि उनको किसी तरह से सर्वाइव किया जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर इस साल ईएमआई में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसका अंदाजा 2 दिग्गज एजेंसियों के अनुमानों से लगाया जा सकता है। नोमुरा के मुताबिक इस साल आरबीआई रेपो रेट में 0.75% की कमी कर सकता है। वहीं गोल्डमैन सैच ने रेपो रेट में आधा फीसदी की कमी का अनुमान जताया है। ऐसे में घर की ईएमआई में 2023 में तेजी की जगह कमी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मई 2022 से इस साल की शुरुआत तक 6 बार में रेपो रेट को 2.5% बढ़ाया गया था। इससे 20 लाख के लोन की ईएमआई 3,000 रूपए तक बढ़ गई है।
लेकिन अब अगर रेपो रेट घटता है तो फिर इससे बड़ी EMI के बोझ से लोगों को राहत मिल सकती है। इस बार की पॉलिसी मीटिंग में RBI ने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिराया है। पूरी दुनिया में जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। इस समय इन्फ्लेशन कुछ 5.5% पर है, जो पिछले साल से कुछ 1.5% डाउन है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट होम लोन्स के ऊपर बहुत बढ़िया होगा। EMIs नहीं बढ़ेंगी, होम सेल्स वैसे भी अच्छी हैं और इससे सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा और आने वाले 1-2 साल के अंदर जो रियल एस्टेट का मोमेंटम बना हुआ है, होम सेल्स का मोमेंटम बना हुआ है, ये और बढ़िया हो जाएगा। इस बीच होम लोन ग्राहकों के लिए एक और राहत की खबर आई है। RBI ने कहा है कि पेनाल्टी को 1% के तौर पर लगाया जाना चाहिए और इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर नहीं वसूला जाना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि पेनाल्टी चार्जेस पर फिर से कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। अभी तक कर्ज लेने वालों को जुर्माने के पैसे पर भी ब्याज चुकाना होता है। ऐसे में उम्मीद है कि होम लोन ग्राहकों को अलग अलग तरह के चार्जेस से छुटकारा मिलेगा और इस साल फिर से EMI कम होकर उनके घर के बजट को बिगड़ने से बचा लेगी। आदित्य केराना के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।